मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय है कि हम भावचलित कुंडली का उपयोग क्यों करते हैं। जब सारी जानकारी हमें लग्न कुंडली से मिल जाती है तो फिर भावचलित कुंडली का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। क्या महत्व है भावचलित कुंडली का फलादेश करने में। फलादेश करने में क्यों हम भावचलित कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने आप में लग्न कुंडली एक बहुत ही प्रमाणित, कह लीजिए बहुत प्रमाणित टूल्स है, जिसके तहत हम किसी व्यक्ति की भविष्य के बारे में फलादेश कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता क्यों पड़ी भावचलित कुंडली की। ऐसी क्या लूप होल्स रह गए थे लग्न कुंडली में, जिसको जब वो लूप होल सामने आए तब हमें भावचलित कुंडली की आवश्यकता महसूस हुई। फिर तो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना पड़ेगा। लेट्स सपोज, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास गया, किसी पंडित जी के पास गया, उसने अपने वैवाहिक जीवन के लिए पूछा और पंडित जी को जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक लगा, सब कुछ बेहतर लगा। उन्होंने बताया आपको, उन्होंने जातक को बताया कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक बीतेगा, खुद सुखपूर्वक बीतेगा, शांतिपूर्वक बीतेगा। लेकिन इसका हो गया उलट। जातक ने जब मैरिज की तो उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल तनावपूर्ण रहा, बिल्कुल झगड़े से भरा, तनाव से भरा हुआ रहा, अंत में जाकर के डिवोर्स हुआ। इसी तरह एक उदाहरण और है। एक जातक एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एक पंडित जी के पास गया, तो उसमें उन्होंने जातक को कहा कि जातक का प्रश्न था पंडित जी से कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहेगी, मेरी नौकरी या मेरा बिजनेस कैसा रहेगा। तो पंडित जी ने उनकी कुंडली देखी, कहा सब कुछ बेहतर है, बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन इसके उलट जब जातक ने सर्विस ज्वाइन की अपनी, तो उसके कुछ ऐसे वहां पे सिनारियो बने कि उसको वो जॉब छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद जातक ने व्यवसाय किया, वहां पे उसको दिक्कतें आई, व्यवसाय में उसको स्ट्रगल करना पड़ा, सफर करना पड़ा। तो इन दोनों सिनारियो में मैं आप ये नहीं कह रहा हूं कि पंडित जी को जानकारी नहीं थी या पंडित जी की जानकारी कम थी। पंडित जी को जानकारी पर्याप्त थी और उन्होंने जो लग्न कुंडली देखा, जो उनको सही लगा, वो उन्होंने जातक को बताया। लेकिन हो गया उसके उलट। और कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं कि जहां पे जातक को पंडित जी ने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपकी मैरिटल लाइफ सफरिंग भरी रहेगी, तनाव से भरी रहेगी, झगड़ों से भरी रहेगी, लेकिन उसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी भी थी। कई बार इस तरह की स्थिति आई जहां पे एस्ट्रोलॉजर ने जातक से कहा कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में बड़ा सफर करना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जातक का बिजनेस वेल एस्टैब्लिश हुआ। जातक को अपनी बिजनेस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी सफलता मिली। तो फिर पंडित जी अपने हिसाब से या जो भी एस्ट्रोलॉजर था, उसको उसकी जो भी पर्याप्त जानकारी थी उसके आधार पर वो जातक को बता रहे थे। ऐसा नहीं पंडित जी जानकारी थी, पंडित जी जानकारी थी, उन्होंने अपने समझ से बहुत अच्छे ढंग से कुंडली को देखा, उन्होंने जातक को बताया, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स आए वो विपरीत आए। तो इसका मतलब क्या क्या है कि अब लेट्स सपोज, जो पहले वाले उदाहरण की बात करें, जहां पे पंडित जी ने कहा था जातक को कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, उन्होंने सप्तम भाव को देखा। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में था, एक केंद्र का मालिक त्रिकोण में था। पंडित जी ने कहा आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। लेकिन जब हम यही कुंडली जातक की, जब हमने जो जन्म कुंडली थी जातक की, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि उस कुंडली में लेट सपोज पंडित जी ने सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को देखा पंचम भाव में। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का सूचक है। तो जब सप्तमेश को पंचम भाव में देखा तो उन्होंने कहा केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है तो जातक की मैरिटल लाइफ अच्छी जाएगी। लेकिन उन्होंने उसकी एक कमी को ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने भावचलित कुंडली को नहीं देखा था। अब क्या हुआ कि भावचलित कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में ना जाकर के छठे भाव में चला गया, तो जिसके फलस्वरूप जातक की मैरिटल लाइफ तनावपूर्ण, वाद विवाद से परिपूर्ण रही और अंत में जाकर के डिवोर्स हुआ।
जहां पे जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें जातक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछा था, तो पंडित जी ने उस कुंडली में दशमेश की स्थिति को अच्छा देखा, दशमेश की स्थिति को केंद्र में देखा। लेट सपोज कि दशमेश की स्थिति को उन्होंने सप्तम भाव में देखा। दशमेश उस प्रस्तुत उदाहरण में लेट सपोज कि पंडित जी ने दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की स्थिति सप्तम भाव में देखा। दसम भाव कर्म का है, तो दसम भाव का स्वामी उन्होंने सप्तम भाव में देखा केंद्र स्थान में। तो उन्होंने जातक को कहा कि दसम भाव का स्वामी अपने से दसम स्थान है जो कि केंद्र में है, तो इसका रिजल्ट अच्छा है। तो उन्होंने जातक को बता दिया कि आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन क्या हुआ कि वो दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में न जाकर के चलित कुंडली में छठे भाव में चला गया, जिसके फलस्वरूप जातक की प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगलफुल रही। और जहां पे पंडित जी ने देखा था कि सप्तवें भाव का स्वामी जो जहां पे पंडित जी ने कहा था जातक को कि आपकी मैरिटल लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी, सफर करेगी, उस एग्जांपल में सप्तम भाव का स्वामी पंडित जी को द्वादश भाव में दिखाई दिया, 12वें भाव में दिखाई दिया। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी मैरिटल लाइफ सफरिंग भरी रहेगी, तनावपूर्ण रहेगी। लेकिन चलत कुंडली में क्या हुआ कि उस जातक की कुंडली में सप्तमेश द्वादश भाव में न जाकर के लगन में चला गया, तो उसकी मैरिटल लाइफ ठीक ठाक भी थी। प्लस जिसकी कुंडली में पंडित जी ने कहा था कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी, तो वहां पे पंडित जी ने क्या देखा कि दसम भाव का स्वामी दसवें 12वें भाव में था। तो उन्होंने जातक को बता दिया कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी, करियर लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ उस उदाहरण में कि चलित कुंडली में जो दशमेश था वो 12वें भाव में जाकर के लगन कुंडली में चला गया। तो इसके फलस्वरूप जातक की प्रोफेशनल लाइफ बनी आ गई, अच्छा करियर स्टैब्लिशमेंट हुआ, नाम मिला, यश मिला, कीर्ति मिली। तो हुआ क्या कि पंडित जी ने वहां पे भावचलित कुंडली को कंसीडर नहीं किया था, देखा नहीं था। तो जब ऐसे बहुत से विद्वान होते हैं जो उनके पास जानकारी पर्याप्त है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, वो अपने हिसाब से कुंडली देखते भी सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो भावचलित कुंडली को नहीं ध्यान देते। और चलित कुंडली में क्या होता है, ग्रह जहां पे उनको लग्न कुंडली में दिख रहा था वो उस भाव में ना होकर के चलित कुंडली में एक भाव आगे या एक भाव पीछे चला गया है। तो होता क्या है कि जब भावचलित कुंडली में लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में है, अगर वो भावचलित कुंडली में अपना स्थान परिवर्तन कर ले रहा है, एक भाव आगे जा रहा है या एक भाव पीछे चला जा रहा है, तो जिस भाव में वो जा रहा है उस भाव से संबंधित उसके फल ज्यादा जातक को प्राप्त होंगे। अब कितने ज्यादा प्राप्त होंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि जो लग्न कुंडली में जो ग्रह है वो भावचलित कुंडली में कितना ज्यादा परसेंटेज में शिफ्ट हुआ है। अगर वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया है तो उसका ओरिएंटेशन, उसका फल देने का ओरिएंटेशन होगा वह उस भाव से संबंधित होगा जिस भाव में वो चला गया है। और लेकिन अगर भावचलित कुंडली में वह ग्रह बॉर्डर पे है, लेट्स सपोज कि वो अगले भाव में तो चला गया है लेकिन वो बॉर्डर पे है, इस जिस भाव में था और जिस भाव में गया है उसकी जो लिंकअप बॉर्डर है उस पे वो है अगले भाव में, तो वो क्या करेगा, ओरिएंटेशन उसका अगले भाव का रहेगा जिस भाव में वो गया है, लेकिन वो फल पिछले भाव का भी देगा जिसमें वो लग्न कुंडली में था, क्योंकि वो बॉर्डर है। तो मित्रों ये सारे एग्जांपल्स में हमें क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स आ रहा है जिसके फलस्वरूप फलादेश में अंतर आ जा रहा है। मित्रों अगर हम देखा जाए तो लग्न कुंडली अत्यंत महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली में हमें अत्यधिक सारी जानकारी मिल जाती है, फलादेश करने के लिए बहुत सारे तथ्य हमें मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब हम लग्न कुंडली के ग्रहों को ध्यान में रख करके फलादेश करते हैं और वह ग्रह जब भावचलित कुंडली में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो जिस भाव में चले जाते हैं, चाहे लग्न कुंडली मान लीजिए जिस भाव में ग्रह है उससे एक भाव पीछे या एक भाव आगे भावचलित में चले गए, तो उनका फल देने का जो ओरिएंटेशन होगा, झुकाव होगा, उस भाव की ओर ज्यादा हो जाएगा जिस भाव में वो चले गए, अपेक्षाकृत उस भाव के जहां पर वो लग्न कुंडली में है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भावचलित में जब हम भावचलित को कंसीडर करते हैं तो इन केस अगर लग्न कुंडली में किसी भी ग्रह ने स्थान परिवर्तन नहीं किया है तो लग्न कुंडली अपनी है आप में ही पर्याप्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन अगर किसी ग्रह ने स्थान परिवर्तन किया है चलित कुंडली में और उसको हम लोगों ने नहीं देखा तो मे भी एस्ट्रोलॉजर जो जातक के विषय में बता रहा है, जो जातक के फ्यूचर को लेकर के बता रहा है, उस फलादेश में अंतर आ सकता है, क्योंकि वो ग्रह जिसने स्थान परिवर्तन कर लिया है भावचलित कुंडली में वो उस भाव से संबंधित ज्यादा फल देगा जिस भाव में वो चला गया है।
तो सबसे पहली बात आई कि लूप होल्स क्यों आ रहे हैं और ऐसा क्यों होता है कि भाव चलित कुंडली में, लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में है उससे एक भाव आगे या एक भाव पीछे भाव चलित कुंडली में चला जाता है, और क्यों भाव चलित कुंडली के वजह से जातक के फलादेश में, उसके प्रेडिक्शंस में अंतर आ जाता है। मैं तो देखिए पूरी कहानी यहां पे है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके 12 विभाजन हुए और प्रत्येक विभाजन को एक राशि का अंक मिला। 12 विभाजन, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इसी तरह पूरे 12 पार्टीशन हुए और पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है और उस पूरी एक परिक्रमा में जो अपने धुरी पे घूमती है, पूरी एक परिक्रमा को करने वो 24 घंटे का टाइम देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो 12 पार्टीशन है, प्रत्येक पार्टीशन को वो ट्रैवल करते हुए पूरा अपना वो एक परिक्रमा करती है। तो प्रत्येक पार्टीशन को वो ट्रैवल करती है अपनी एक परिक्रमा में। इसकी हम टेक्निकल डेफिनेशन में बात करें मित्रों, क्योंकि भाव चलित कुंडली के फल देने के तरीके को क्यों महत्व है भाव चलित कुंडली का, उसको समझने के लिए हमें इस टेक्निकल डेफिनेशन को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया आपको 12 पार्टीशन है और पृथ्वी अपने धुरी पर परिक्रमा करती है 24 घंटे पे, तो उन 12 पार्टीशन से वो ट्रेवल करती है। तो अगर पृथ्वी अपनी धुरी पे पूरी एक परिक्रमा 24 घंटे में करती है तो एक पार्टीशन को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी? 2 घंटे का। यही से कॉन्सेप्ट आ गया लग्न का। यही से कॉन्सेप्ट आ गया लग्न का। लग्न ये कहता है कि बच्चे का जन्म जिस समय होता है, किसी मान लीजिए सपोज किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो नो डाउट उसकी पृथ्वी पे किसी भी जगह पे उसका जन्म हो, पृथ्वी के किसी भी प्लेस पे उसका जन्म हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है लग्न के कॉन्सेप्ट में कि जिस समय जातक के जन्म होता है उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है वही जातक का लग्न होता है। मतलब पृथ्वी का पूर्वी क्षितिज जिस पार्टीशन के सामने होता है वही जातक का लग्न होता है। तो जैसे हम लोगों ने बात की पूरी एक परिक्रमा करने में 24 घंटा लगता है, तो 12 पार्टीशन को पृथ्वी ने ट्रेवल किया 24 घंटे में, तो एक पार्टीशन ट्रेवल किया 2 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है, यहीं से लग्न का कॉन्सेप्ट आ गया कि पृथ्वी जब जातक का जन्म होगा तो पृथ्वी का पूर्वी क्षितिज जो होगा वह जिस पार्टीशन के सामने रहेगा जातक के, मतलब उस समय जब जातक का जन्म होगा तो पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होगा, मतलब पृथ्वी का पूर्वी क्षितिज जिस पार्टीशन के सामने आएगा वही जातक का लग्न हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक लग्न तकरीबन 2 घंटे का होगा। प्रत्येक लग्न तकरीबन 2 घंटे का होगा। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर परिक्रमा करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो एक पार्टीशन जो कि राशि होती है उसको ट्रेवल करने का 2 घंटा लेगी। तो पूरी एक परिक्रमा करने में पृथ्वी और 12 पार्टीशन को ट्रेवल करती है और प्रत्येक पार्टीशन को ट्रेवल करने में लगभग 2 घंटे का लेता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आ गया लग्न का। तो लग्न का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय होगा जन्म समय वही राशि जातक का लग्न हो जाएगी। ठीक है, फिर ये तो कॉन्सेप्ट आ गया लग्न का। लेकिन अब बात यह आती है कि एक उदाहरण समझें कि यहाँ पे भी जन्मांक चक्र को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट मान लिया गया लग्न का कि जातक का जब जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा हो वही जातक का लग्न हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि 2-2 मिनट के अंतर पे, 1-1 मिनट के अंतर पे अगर बच्चे जन्मते हैं तो उनके फलादेश पे काफी अंतर आ जाता है। दोनों का जीवन एक समान नहीं रहता है। तो कहां पे अंतर आ रहा है? लेट सपोज मान लीजिए कि अब हम यहां पे हो गया कि 12 लग्न हो गए, प्रत्येक लग्न 2-2 घंटे का हो गया। मतलब पूरे अगर हम 24 घंटे के दरमियान की बात करें तो तकरीबन 12 बार लग्न बदलता है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर परिक्रमा कर रही है, प्रत्येक पार्टीशन को 2 घंटे में ट्रेवल करेगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट हुआ लग्न का। तो पूरे 24 घंटे के दरमियान 12 बार लग्न बदलेगा और प्रत्येक लग्न तकरीबन 2 घंटे का होगा। अब लूप होल्स कहां पे आ गए लग्न कुंडली में? वो टेक्निकल जो लूप होल्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, अब लेट सपोज मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और एक उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने कि मान लीजिए कि 2 बजे से 4 बजे तक, एक उदाहरण मान लीजिए कि 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न लगा हुआ है। तो इस 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में किसी भी बच्चे का जन्म होता है लेट सपोज मान लीजिए, तो उसका सिंह लग्न रहेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि लेट सपोज मान लीजिए कि 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न है कुंडली में। तो इस पीरियड में 2 घंटे पीरियड में जितने बच्चे जन्मेंगे सबका सिंह लग्न है।
ये लग्न की कुंडली भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। चाहे बच्चे का जन्म, क्योंकि हम मोटे तौर पर देखें, उदाहरण दे रहा हूं कि 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न की कुंडली का निर्माण होगा। इस दरमियान सिंह लग्न रहेगा, तो जितने बच्चे 2 घंटे के दरमियान जन्मेंगे तो उनका जन्म सिंह लग्न में माना जाएगा। लेकिन अब अगर बच्चा 2:15 बजे जन्म ले रहा है तो भी सिंह लग्न, 2:30 बजे जन्म ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि लग्न कुंडली ये कहती है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में, एक उदाहरण दे रहा हूं कि सिंह लग्न लगा हुआ, जितने बच्चे 2 घंटे के दरमियान जन्मेंगे सबका सिंह लग्न रहेगा और उनकी स्टार्टिंग लग्न के 0 डिग्री से होगी। भाई एक जो राशि की साइड होती है वो 30 डिग्री की होती है। हमारा ब्रह्मांड चक्र जो है 360 डिग्री का है, तो हर एक पार्टीशन की जो साइड हुई वो तकरीबन 30 डिग्री की हुई। तो कॉन्सेप्ट ये रहा कि पृथ्वी एक पार्टीशन को ट्रेवल करने में 2 घंटे का समय लेती है, तो वो पृथ्वी उस पार्टीशन में कितनी डिग्री को ट्रेवल करती है 2 घंटे में? 30 डिग्री को। तो उस 2 घंटे के दरमियान पृथ्वी ने एक पार्टीशन को ट्रेवल किया जिसकी साइज तकरीबन 30 डिग्री की है। तो लग्न कुंडली कहती है कि उस 2 घंटे के दरमियान जब सिंह लग्न लगा हुआ है, उदाहरण मैंने दे रहा हूं, उसमें बच्चे का जन्म चाहे 2 बजे जन्म हो तो भी सिंह लग्न की 0 डिग्री को ही स्टार्टिंग हम मानेंगे लग्न कुंडली में। अगर बच्चा 2:15 बजे जन्म ले रहा है तो भी हम लग्न कुंडली को 0 डिग्री से स्टार्टिंग मानेंगे। और बच्चा अगर 2:30 बजे जन्म ले रहा है तो भी हम लग्न कुंडली की स्टार्टिंग 0 डिग्री से मानेंगे। और बच्चा 2:45 पे जन्म ले रहा है तो भी लग्न कुंडली की स्टार्टिंग हम 0 डिग्री से मानेंगे। और अगर बच्चा 3 बजे जन्म ले रहा है तो भी लग्न कुंडली की स्टार्टिंग हम 0 डिग्री से मानेंगे। 3:15 पे जन्म ले रहा है तो भी हम लग्न कुंडली की स्टार्टिंग 0 डिग्री से मानेंगे। 3:30 पे जन्म ले रहा है तो भी हम लग्न कुंडली की स्टार्टिंग 0 डिग्री से मानेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर 3:55 में, क्योंकि हमने उदाहरण जो बात की थी कि 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न है और बच्चे का जन्म अगर 3:55 पे हो रहा है तो बस 5 मिनट बाद लग्न बदल जाएगा, बस 5 मिनट बाद कन्या लग्न लग जाएगा। लेकिन चूंकि बच्चे का जन्म 3:55 पे हुआ है तो भी बच्चे के लग्न की स्टार्टिंग लग्न कुंडली में 0 डिग्री से मानी जाएगी। तो बस यहीं पे दिक्कत आ गई, क्योंकि जब एक मिनट के अंतर पे बच्चे के जन्म में, जब 1 मिनट का अंतर होता है तो पूरा फलादेश बदल जाता है। 1 मिनट के अंतर में जन्मे बच्चों का भविष्य पूरा अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे बड़ा लूप होल क्या है कि 2 बजे से 4 बजे तक सिंह लग्न था। अब उसके दरमियान किसी भी समय बच्चे का जन्म हो, हर कंडीशन में एक फिक्स रूल है, एक फिक्स डिफिनेशन मानी गई कि लग्न की स्टार्टिंग 0 डिग्री से है। अब हमें पता है पृथ्वी अपनी धुरी पे चलायमान है। एक पार्टीशन को 2 घंटा लेगी, मतलब एक राशि को ट्रेवल करने को 2 घंटा लेगी, और एक राशि की साइज 30 डिग्री की है। अब अगर 3:55 पे जन्म होगा तो भी हम लग्न की स्टार्टिंग 0 डिग्री से मानेंगे। और जो बच्चा 2 बजे जन्म लिया उसकी कुंडली में भी सिंह लग्न स्टार्टिंग 0 डिग्री से, और जो बच्चा 3:55 पे जन्म लिया उसकी भी लग्न की स्टार्टिंग हम 0 डिग्री से मानेंगे। तो क्या 2 बजे जन्मे बच्चे में और 3:55 में जन्मे 3:55 पे जिस बच्चे का जन्म हुआ, क्या दोनों का भविष्य एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आया भावचलित का, यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया भावचलित का। लग्न कुंडली कहती है कि उस 2 घंटे के दरमियान जिस लग्न का पीरियड है, किसी भी समय बच्चे का जन्म हो, हम लग्न कुंडली की स्टार्टिंग 0 डिग्री से मानेंगे। ये ड्रॉबैक, यही लूप होल लग्न कुंडली में आ रहा था कि 2 बजे जो पीरियड है लग्न कुंडली में लग्न का, उसमें उस 2 घंटे में किसी भी समय बच्चे का जन्म हो, उसको हम मान के चल रहे थे कि लग्न कुंडली में स्टार्टिंग 0 डिग्री से होगी। तो यहीं पे लूप होल्स आ रहे थे कि एक सेकंड के, एक मिनट के अंतर पर बच्चों के जन्म लेने पर उनके भाग्यों में, फलादेश में डिफरेंस आता है, भविष्य में डिफरेंस आता है, जीवन में डिफरेंस आता है। तो ये फिर इतना लंबा मार्जिन है। तो यहाँ पे और हमें गहन ग्रहों की स्थिति जानने की जरूरत पड़ी, और सूक्ष्म जानने की जरूरत पड़ी, और डीपर लेवल पे जानने की जरूरत पड़ी, और इक्वेट ग्रहों की पोजीशनिंग की आवश्यकता हुई। लग्न कुंडली में फिक्स रूल है। उस लग्न कुंडली में जो लग्न का जो पीरियड है 2 घंटे का, उस समय किसी भी बच्चे का जन्म हो, चाहे लग्न स्टार्टिंग होने लग्न पीरियड स्टार्टिंग होने के 10 मिनट बाद, चाहे लग्न स्टार्टिंग होने के आधे घंटे बाद, चाहे लग्न स्टार्टिंग होने के 1 घंटे बाद, वो वहां पे एक फिक्स कॉन्सेप्ट है कि लग्न की स्टार्टिंग 0 डिग्री से होगी। जिसके चलते डिफरेंसेस आ रहे थे, पंडित जी बता रहे हैं कुछ, एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कुछ, हो रहा है जीवन में कुछ, क्योंकि उन्होंने वहां पर भावचलित कुंडली को नहीं देखा। तो भावचलित कुंडली ने इस लूप होल को पकड़ा। तो यहां पे भावचलित कुंडली का कॉन्सेप्ट आया
क्योंकि ये जो ड्रॉबैक था कि बच्चे का जन्म अगर मान लो कोई लगन लगा हुआ है उस 2 घंटे के दरमियान, क्योंकि एक लगन 2 घंटे की है, तो उस दरमियान उस समय किसी भी बच्चे का जन्म हो, किसी भी समय हो, वही लगन माना जाएगा और उसकी स्टार्टिंग 0 डिग्री मानी जाएगी। तो ऐसा में तो हर बच्चे का जन्म एक जैसा होगा नहीं, सबके फलादेश में अंतर होता है, सबके भविष्य अलग अलग होते हैं, जीवन अलग अलग बीतता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया भावचलित का, जिसमें अब इसमें भी भावचलित जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी कई सारी पद्धतियां हो गई, कई सारे ट्रेडिशंस हो गए, कई सारी टेक्निक्स हो गई। निर्णय भावचलित, श्रीपति भावचलित, सम भावचलित, कष्ट चार्ट। तो मित्रों अलग अलग पद्धतियां हैं। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ पद्धतियों में कहा गया कि बच्चा जिस समय जन्म लेता है उस समय लगन की जो डिग्री होती है, उस समय लगन की जो डिग्री होती है, वो जो लगन की डिग्री है वही भाव का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि देखिए यहां से कॉन्सेप्ट पहले समझिए, कुछ कॉन्सेप्ट में कहा गया कि लगन की जो डिग्री है वही भाव का स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ कॉन्सेप्ट में कहा गया। और कुछ कॉन्सेप्ट में यह कहा गया कि वहां पे उन्होंने प्रभाव क्षेत्र वाला कॉन्सेप्ट लाया। कुछ टेक्निक्स में तो माना गया कि जो लगन की डिग्री होगी वही भाव का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब अगर बच्चा जब जिस समय जन्म ले रहा है उस समय लेट सपोज कि सिंह लगन लगा हुआ है और सिंह लगन में बच्चे का जन्म 2:15 बजे हुआ है और बच्चे का जो जन्म की डिग्री है तकरीबन लगन की जो डिग्री उस समय है मान लीजिए 7-8 डिग्री के आसपास है, तो उन्होंने ये कहा कि वही 7-8 डिग्री को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट कुछ टेक्निक्स में इस तरह की कॉन्सेप्ट फॉलो हुए कि जो लगन की डिग्री होगी वही हम भाव की स्टार्टिंग मान लेंगे। क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स रूल का कि बच्चे का जन्म उस 2 घंटे के दरमियान कभी भी हो तो लगन सेम रहेगा, उसकी स्टार्टिंग 0 डिग्री होगी, इससे प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। तो हमें और गहन स्थिति चाहिए ग्रहों की, और सूक्ष्म स्तर पर जाना पड़ा और डीपर लेवल पर और बारीक स्तर पर हमें और एक्यूरेट ग्रहों की प्रेडिक्शन जरूरत पड़ी, जिसके लिए हमने भावचलित कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लोगों ने पद्धति की बात की कि जो लगन की जो डिग्री है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, उसको यहाँ पे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने श्रीपति भावचलित कुंडली में बात की जाए तो श्रीपति भावचलित एक ऐसी टेक्निक है जहां पे उन्होंने ये माना कि जो लगन की जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय जो लगन की डिग्री रहती है उसको हम भाव का मिड पॉइंट मानेंगे। जिस समय बच्चे का जन्म होगा उस समय लगन की जो डिग्री होगी उसको हम भाव का मिड पॉइंट मानेंगे। और उन्होंने ये माना कि जो लगन की डिग्री होगी वो भाव का मिड पॉइंट होगा और जो लगन की डिग्री होगी उससे पीछे 15 डिग्री प्रभाव लगन करेगा और लगन की जो डिग्री है उससे 15 डिग्री पीछे तक लगन का प्रभाव रहेगा और उससे 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव रहेगा। क्योंकि ये चीज लगन कुंडली में नहीं हो रही थी, नहीं फॉलो हो रही थी। उन्होंने उस 2 घंटे के दरमियान किसी भी समय बच्चे का जन्म हुआ तो उसको लगन कुंडली की स्टार्टिंग 0 डिग्री से माना, तो वो भाव के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर रहे थे। तो भावचलित कुंडली ने महीन और बारीक स्थिति को पकड़ने के लिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया, जिसमें यह कहा गया कि श्रीपति भावचलित कुंडली में कहा गया कि जो लगन की जो डिग्री है उससे 15 डिग्री पीछे तक लगन का प्रभाव रहेगा और 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव रहेगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया मिड पॉइंट का, मध्य बिंदु का। तो किसी भी भाव का जो लगन की डिग्री है उससे 15 डिग्री पीछे तक लगन और 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव रहेगा। तो उन्होंने जो लगन की डिग्री से जो लगन का जो इन्फ्लुएंस एरिया माना, जो प्रभाव क्षेत्र माना, वो लगन की डिग्री से 15 डिग्री आगे तक और 15 डिग्री पहले तक। ये कॉन्सेप्ट लाया श्रीपति भावचलित में। लेकिन डिफरेंस क्या था कि श्रीपति भावचलित में कहा गया कि सभी राशियों की जो साइजेस है वो एक समान नहीं है, एक बराबर नहीं है। कुछ राशियों की साइजेस छोटी हैं, कुछ राशियों की साइजेस बड़ी हैं। तो उन्होंने समरूप सभी राशियों की साइजेस को समरूप नहीं माना। तो थोड़ी जिसकी वजह से यह जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा टिपिकल हो गया, थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि इनमें हर एक राशियों की साइजेस एक समान नहीं थी। और सबसे इजी मेथड, क्योंकि हम लोग वैदिक कुंडली जो ये वैदिक प्रोसेस है इसके तहत बहुत इजी है फलादेश करना, और लग्न कुंडली बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे चलती है। जो लग्न कुंडली बनती है वैदिक कुंडली में, ये समभाव, ये मान के चलती है कि सारे भाव एक साइजेस के हैं, सारी राशियां एक साइज की 30 डिग्री की। इस कॉन्सेप्ट पे कुंडलियां बनती हैं वैदिक पद्धति के हिसाब से। तो इसको जब हम फॉलो करते हैं तो हम लोग के लिए सबसे इजियर कॉन्सेप्ट
सबसे बढ़िया, सबसे सरल रहा आया कौन सा? समभाव चलित का। समभाव चलित का मतलब यह होता है कि ठीक है, जो लगन, समभाव चलित कॉन्सेप्ट में यह कहा गया कि जो लगन की डिग्री है, जिस समय बच्चे का जन्म होता है पृथ्वी पे, उस समय जो लगन की डिग्री होगी वह भाव का मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा। और उस लगन की डिग्री से 15 डिग्री पहले तक लगन का प्रभाव रहेगा और उस लगन की डिग्री से 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव रहेगा। तो उन्होंने यहाँ पे श्रीपति भावचलित से और समभावचलित में अंतर ही आ गया कि श्रीपति भावचलित में कहा गया कि राशियों की साइजेस अलग अलग हुई, मतलब भावों के साइज अलग अलग होंगे, सब एक समान नहीं होंगे। लेकिन समभावचलित में कहा गया कि सभी राशियों के साइजेस, सभी भाव के साइजेस एक समान रहेंगे 30 डिग्री के। जिस हम लोग वैदिक पद्धति को जो फॉलो करते हैं वहां पे ये सभी कहा गया कि सारी राशियों के साइजेस 30 डिग्री, ईच जोडिएक साइन इक्वल टू 30 डिग्री, उनकी साइजेस निर्धारित की गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोसीड किया समभावचलित कुंडली में, जहां कहा गया कि हर एक राशियों की साइज अर्थात हर एक भाव की साइज आएगी आपकी 30 डिग्री की। और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट रहा कि जो लगन का हमें करना क्या है, हमें देखना है कि जो लगन की डिग्री है, जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय जो लगन की डिग्री है उससे 15 डिग्री पीछे तक लगन का प्रभाव है और उससे 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव है। अब अगर जो लगन का प्रभाव क्षेत्र है कहां तक है, जो लगन की डिग्री है, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय लगन की डिग्री है, उससे 15 डिग्री पीछे तक लगन का प्रभाव रहेगा और 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव रहेगा। तो अब इस 15 डिग्री जो लगन का जो प्रभाव क्षेत्र है, 15 डिग्री पीछे और 15 डिग्री आगे, तो इसके बीच में अगर कोई ग्रह ऐसा है जो कि लगन की डिग्री के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, तो या तो वो पीछे वाले भाव में जाएगा या आगे वाले भाव में जाएगा, डिपेंड करेगा कि लगन की डिग्री क्या है। लेट सपोज कि लगन की डिग्री मान लीजिए 10 डिग्री है, 10 डिग्री लगन की डिग्री मान लीजिए 10 डिग्री है, तो हमने क्या माना कि लगन की डिग्री जो हम लोगों ने बात की, अभी जो कॉन्सेप्ट लाया समभावचलित, तो सबसे इजी प्रोसेस है कि लगन की जो डिग्री है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उससे 15 डिग्री आगे तक लगन का प्रभाव है। तो अब क्योंकि लगन 10 डिग्री का है तो मतलब क्या हुआ कि उसी सेम राशि में जो लगन का प्रभाव क्षेत्र रहेगा, जब हम 10 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ेंगे तो 25 डिग्री तक रहेगा। राशि सेम रही, भाव सेम रहा कि उस राशि के 25 डिग्री तक लगन का प्रभाव रहेगा। और जब हम पीछे जाते हैं तो हम दूसरे भाव तक चले जाते हैं, तो लगन का प्रभाव जिस राशि में था उससे एक राशि पीछे तक चला गया। तो मतलब लगन, मान लीजिए लेट सपोज कि कन्या लगन की कुंडली है, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि कन्या लगन की कुंडली में जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय लगन की डिग्री 10 थी। तो कन्या लगन जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 15 डिग्री, तो कन्या राशि में ही जो लगन का प्रभाव क्षेत्र रहा कन्या राशि के 25 डिग्री तक रहा। 5 डिग्री कट गया, 5 डिग्री आगे के भाव में चला गया। जब हम भाव का निर्धारण करते हैं तो कन्या लगन की कुंडली, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कन्या लगन की कुंडली में 10 डिग्री का लगन था, तो 10 डिग्री जब हमने 15 जोड़ा तो हम कन्या लगन की 25 डिग्री तक पहुंचे। इसका मतलब यह हुआ कि कन्या लगन के 25 डिग्री तक आगे तक लगन का प्रभाव क्षेत्र था। और जब हम पीछे की ओर बढ़े तो 10 डिग्री तो हम कन्या लगन में ही रहे और फिर उसके पीछे तक हम चले गए। मतलब लगन में जब हम पीछे की तरफ गए तो सिंह राशि के 25 डिग्री से, सिंह राशि के 25 डिग्री से लगन का प्रभाव क्षेत्र आरंभ होगा। मतलब पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो लगन का प्रभाव क्षेत्र कहां तक है? सिंह राशि के 25 डिग्री तक। और जब आगे जाते हैं तो कन्या लगन की 10 डिग्री से हम आगे जाते हैं तो कन्या राशि के 25 डिग्री तक लगन का प्रभाव क्षेत्र रहा। तो एक्चुअल में लगन का प्रभाव क्षेत्र कहां रहा? लगन का प्रभाव क्षेत्र कन्या राशि के 10 डिग्री से लेकर के, क्योंकि 10 डिग्री मिड पॉइंट बन गया, तो कन्या राशि के 25 डिग्री से लेकर के लगन का प्रभाव क्षेत्र सिंह राशि के 25 डिग्री तक रहा। तो मतलब लगन का एक्चुअल प्रभाव क्षेत्र सिंह राशि के 25 डिग्री से लेकर के कन्या राशि के 25 डिग्री तक था। जो ये डिफरेंस है भावचलित का। क्योंकि अगर हम लग्न पे जाते तो लगन क्या कहते हैं, लगन कुंडली में क्या फिक्स रूल फॉलो होता कि अगर बच्चे का जन्म कन्या लगन कुंडली में हुआ है 10 डिग्री पे, तो ये मान के चलेगा कि लग्न कुंडली में जो स्टार्टिंग हुई है लग्न की वो 0 डिग्री से स्टार्ट हुई है और वो कहां तक ले जाता? कन्या राशि के 30 डिग्री तक।
क्योंकि जो लग्न कुंडली में फिक्स रूल है कि जिस 2 घंटे के दरमियान कन्या लग्न रहा होगा, क्योंकि कन्या राशि की साइड में हम 30 डिग्री मानेंगे, उस 2 घंटे के दरमियान किसी भी समय बच्चे का जन्म हो, लगन की स्टार्टिंग कन्या लगन की स्टार्टिंग 0 ही रहेगी और अंत कहां होगा उस भाव का, कन्या राशि की 30 डिग्री पर, एक फिक्स रूल। अब उस 2 घंटे के दरमियान जब कन्या लगन रहा होगा, कभी भी बच्चे का जन्म हो, बच्चे की जो कन्या राशि के जो लगन की स्टार्टिंग मानी जाएगी 0 डिग्री और लगन का अंत कहां पर माना जाएगा, कन्या राशि की 30 डिग्री पर। और भाव चलित कुंडली क्या कहता है कि हमको राशि से मतलब नहीं है, हम भाव पकड़ेंगे। अगर बच्चे का जन्म कन्या राशि के 10 डिग्री पर हुआ है तो हम देखेंगे कहां तक है लगन का प्रभाव क्षेत्र, आगे और पीछे दोनों तरफ। पीछे की तरफ हम गए तो लगन का प्रभाव क्षेत्र सिंह राशि के 25 डिग्री तक चला गया और आगे की तरफ गए तो लगन का प्रभाव क्षेत्र कन्या राशि के 25 डिग्री तक रहा। अब कन्या राशि के 25 डिग्री के आगे का जो पोर्शन था वो दूसरे भाव में चला गया और सिंह राशि के 25 डिग्री तक का पोर्शन वो लगन में आ गया। तो भाव चलित कुंडली क्या कहती है, हम भाव को पकड़ेंगे न कि राशि को पकड़ेंगे। अब अगर हम राशि को लगन कुंडली के आधार पर चलते तो हमारा फिक्स रूल, उस 2 घंटे के दरमियान जब कन्या लगन हो तो किसी भी समय बच्चे का जन्म हो कन्या लगन माना जाएगा। स्टार्टिंग कन्या लगन की 0 डिग्री से रहेगी, अंत कन्या राशि की 30 डिग्री पर रहेगी। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है टाइम गैप का, लेट सपोज अगर 2 बजे से 4 बजे तक कन्या लगन था, उस दरमियान 2:15 बजे सवा दो बजे बच्चा जन्म ले रहा है तो भी कन्या लगन की स्टार्टिंग 0 डिग्री मानी जाएगी और 3:45 बजे बच्चा जन्म ले रहा है तो भी कन्या राशि की कन्या लगन की स्टार्टिंग मानी जाएगी, 0 डिग्री मानी जाएगी। तो जो वेरिएशन आ रहा है टाइम का वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, जिसके चलते कई बार प्रेडिक्शंस में मिस्टेक्स आ जाती है, फलादेश में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मैं तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ा भाव चलित का आपको राशि से मतलब नहीं, हम भाव को पकड़ेंगे। जिस समय बच्चे ने जन्म लिया वास्तव में लगन का प्रभाव आगे और पीछे कहां तक रहेगा हम उसकी स्थिति देखेंगे। इस केसेस में आपने जैसा प्रस्तुत एग्जांपल में देखा कि कन्या राशि का 25 डिग्री से आगे का पोर्शन दूसरे भाव में चला गया और जो सिंह राशि का 25 डिग्री का बाद का पोर्शन था वो लगन में आ गया। तो लगन में अब भाव चलित क्या कहती है, जो टाइम में जो वेरिएशन आया उसको हम उसने पकड़ा और लगन का एक्चुअल प्रभाव क्षेत्र कन्या राशि के 25 डिग्री आगे तक था और सिंह राशि के 25 डिग्री तक था, मतलब पीछे गए तो सिंह राशि के 25 डिग्री तक प्रभाव रहा। तो ये जो वेरिएशन आया, क्योंकि लगन डिफरेंस क्या है कि लगन कुंडली उस 2 घंटे के दरमियान किसी भी समय बच्चे का जन्म हो, कन्या लगन की 0 डिग्री को स्टार्टिंग मानती है, कन्या लगन की 30 डिग्री को इंड मानती है। वो किसी भी 2 घंटे के दरमियान किसी भी समय बच्चे का जन्म हो रहा है उसने एक फिक्स रूल रखा। और भाव चलित क्या कहता है कि हम एक्चुअल में देखेंगे, हम राशि फिक्स रूल पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे एक्चुअल में कि लगन का प्रभाव क्षेत्र कहां तक है, पीछे और आगे दोनों तरफ। भाव चलित ने कंसीडर किया और भाव चलित में सिर्फ भाव को पकड़ के चला। यहां पे यह माना गया कि जो लगन का जो डिग्री होगी वह मिड पॉइंट होगा और लगन की डिग्री से आगे में 15 डिग्री तक बढ़ना है। ये ध्यान में न रखते हो कि अगर कोई दूसरी भी राशि आ रही है तो उसको हम अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेंगे और अगर पीछे जा रहे हैं 15 डिग्री लगन से जब, तो फिर अगर कोई दूसरी राशि आ रही है तो भी मानेंगे, तो भी ये मानेंगे कि उसका प्रभाव क्षेत्र वहां तक है। जैसे प्रस्तुत एग्जांपल में रहा कि लगन की डिग्री पीछे जब हम प्रभाव पे गए तो सिंह लगन का 25 डिग्री के बाद का पोर्शन लगन में आ गया। तो यह कॉन्सेप्ट हुआ भाव चलित कुंडली में कि हमने एक्चुअलिटी, जो एक्चुअल फ्रेमिंग रही, जो एग्जैक्ट गहन और सूक्ष्म स्थिति रही ग्रहों को भाव चलित कुंडली में, उसको पकड़ा गया और उसको कंसीडर किया गया। तो ये डिफरेंस होता है लगन कुंडली में और भाव चलित कुंडली में। और कई बार के मित्रों क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर लगन कुंडली में ग्रह एक भाव में है और चलित कुंडली में दूसरे भाव में चला गया तो क्या हुआ कि लोग समझ लेते हैं कि कई बार वो मानते हैं, राशि भी चेंज कर देते हैं कि लगन कुंडली मान लीजिए कोई ग्रह एक भाव में है और भाव चलित वो दूसरे भाव में चला गया, आ गया, पीछे चला गया, तो राशि भी चेंज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लगन कुंडली में अगर कोई ग्रह किसी राशि में है, वो भाव चलित कुंडली में अपना स्थान अगर परिवर्तित करता है तो राशि नहीं बदलेगी, राशि वही रहेगी। तो इसके लिए आप चाहे ये भी कर सकते हैं कि हमें ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है समभाव चलित का, उसको हमें फॉलो करना है। उसमें करना क्या है, सभी राशियों की साइजेस को एक समान माना गया है, सभी भाव की साइजेस को एक समान माना गया है। तो इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं वैदिक पद्धति के हिसाब से कि सभी राशियों के साइज एक समान है 30 डिग्री की।
तो ये इजी भी है और समझने में भी आसान है और इसका फलादेश भी इक्वलेट आता है। तो इसका बाद में तो ये रहा कि अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह जन्म कुंडली में है और भाव चलित में स्थान परिवर्तन कर रहा है तो राशि नहीं बदलेगी, राशि वही रहेगा, बस बदलेगा क्या, भाव बदलेगा। अब अगर देखना यह है कि जब ग्रह लगन कुंडली में कोई भाव में है और भाव चलित में किसी दूसरे भाव में चला गया, तो इससे यह समझिए कि जिस भाव में ग्रह गया है उस भाव से संबंधित ज्यादा फल वो देगा। अब कितना झुका उसका अगले भाव या पिछले भाव तक गया डिपेंड इस पे करेगा कि कितना ज्यादा ग्रह शिफ्ट हुआ है। जो अगले भाव का जो भाव मध्य है अगर उसके करीब पहुंच गया है तो बहुत ज्यादा फल वो दूसरे भाव का देगा, या पिछले भाव के भाव मध्य के करीब बहुत ज्यादा चला गया है तो बहुत ज्यादा फल वो पिछले भाव का देगा, या फिर जो ये भाव है और जो अगला भाव है दोनों के मान लीजिए सपोज ग्रह अगले भाव में चला गया है चाहे भाव चलित कुंडली में, लेकिन जो दो बॉर्डर है, दो भाव का जो बॉर्डर है वो अगले भाव में चला तो गया है लेकिन बॉर्डर पे है। तो जब बॉर्डर पे है तो ओरिएंटेशन उसका झुकाव फल देने का अगले भाव की तरफ होगा, लेकिन वो पिछले भाव का भी फल देगा, क्योंकि मैंने बताया आपको जिस प्रकार लगन पे हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि लगन को मिड पॉइंट मान लेते हैं और लगन का आगे 15 डिग्री तक प्रभाव और पीछे 15 डिग्री तक प्रभाव रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम ग्रह में भी मान के चलेंगे कि ग्रह जो भी है, जो ग्रह है उसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा, जो ग्रह जिस डिग्री पे है, लेट सपोज कि कुंडली में 25 डिग्री पे कोई ग्रह है, 25 डिग्री कोई ग्रह है, तो जो हमने सेम कॉन्सेप्ट लगन पे अप्लाई किया वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हम उस ग्रह पे भी अप्लाई करेंगे। उस ग्रह का पीछे 15 डिग्री तक प्रभाव रहेगा और उस ग्रह का 15 डिग्री आगे तक प्रभाव रहेगा। अब अगर लेट सपोज कि भाव चलित कुंडली में स्थान परिवर्तन उसने कर लिया है तो हम ये देखना है कि अगर वो ठीक है लेट सपोज अगले भाव पे चला गया है लेकिन वो बॉर्डर पे है, इस भाव के और उस भाव के बॉर्डर पे है, तो झुकाव फल देने का उस तरफ ज्यादा होगा, लेकिन वो इस भाव के भी पिछले जिस भाव में लगन कुंडली में था उस भाव का भी फल देगा। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पे है और ग्रह का जो प्रभाव क्षेत्र है कहां तक है, ग्रह की डिग्री से 15 डिग्री आगे तक और ग्रह की डिग्री से 15 डिग्री पीछे तक। जो कॉन्सेप्ट लगन पे अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट नॉर्मली किसी ग्रह पर अप्लाई होगा। तो जितना ज्यादा ग्रह अगले भाव या पिछले भाव में शिफ्ट कर गया है उतना ज्यादा उसका ओरिएंटेशन और झुकाव उस भाव के फल देने की तरफ होगा। लेकिन अगर ग्रह बॉर्डर पे है, चाहे अगले भाव के बॉर्डर पे है चाहे पिछले भाव के बॉर्डर पे है, लेट सपोज मान ले कि ग्रह भाव शिफ्ट कर गया, भाव परिवर्तन कर लिया भाव चलित कुंडली में, लेकिन वो अगले भाव के बॉर्डर पे है या पिछले भाव के बॉर्डर पे है, तो वो जिसमें गया है, जिस भाव में गया उससे संबंधित फल ज्यादा देगा, लेकिन वो पिछले भाव से संबंधित भी कुछ ना कुछ फल देगा। लेट सपोज कि कोई ग्रह, आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि कन्या लगन की कुंडली है जिसमें लेट सपोज मान लीजिए कि कन्या लगन की कुंडली है जिसमें बच्चे का जन्म हुआ है 10 डिग्री पे। लेट सपोज एग्जांपल मान लीजिए कि कन्या लगन की कुंडली में बच्चे का जन्म हुआ है 10 डिग्री पे और कन्या लगन की कुंडली में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं 27 डिग्री पे, 27 डिग्री, लेट सपोज कि 26 डिग्री पे बैठे हुए हैं और हम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं समभाव चलित का। तो अगर जब हमने कन्या लगन कुंडली जिसमें बच्चा का जन्म हुआ 10 डिग्री का, उसको हमने प्रभाव क्षेत्र देखा तो 10 डिग्री से हम आगे तक चले तो कन्या लगन की कुंडली के 25 डिग्री तक ही वो भाव रहा और पीछे गए तो सिंह लगन के 25 डिग्री तक लगन का प्रभाव क्षेत्र आया। और जो लगन कुंडली में क्या हुआ था कि जो चंद्रमा है वो 26 डिग्री का है, लेट सपोज मान लीजिए 26 डिग्री का है, और लेकिन एक्चुअल में जब हमने भाव की पोजीशनिंग को नापा तो जो भाव लगन का जो प्रभाव क्षेत्र कन्या डिग्री के आगे तक जब हम चले तो कन्या लगन में ही कन्या राशि के 25 डिग्री तक लगन का प्रभाव क्षेत्र रहा और कन्या लगन जो जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे थे वो लगन कुंडली में 26 डिग्री बैठे थे। तो अब क्या हुआ, हमने भाव चलित कुंडली में उनको लगन में नहीं रखा क्योंकि वो लगन के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे, तो हमने क्या किया, उनको दूसरे भाव में चंद्रमा को रख दिया। लेकिन चूंकि लगन का प्रभाव क्षेत्र कन्या लगन के 25 डिग्री तक है, अर्थात कन्या राशि के 25 डिग्री तक है, अलबत्ते चंद्रमा कन्या राशि में है लेकिन वो अगले भाव में शिफ्ट हो गए। तो जब अगले भाव में चले गए भाव चलित कुंडली में, समभाव चलित कुंडली में, तो उनका प्रभाव और झुकाव फल देने का अगले भाव तरफ ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि चंद्रमा 26 डिग्री थे, अब यहाँ पे चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र को हम देखेंगे तो चंद्रमा 26 डिग्री पे थे, तो जब हम पीछे की तरफ आए
तो कन्या राशि के 11 डिग्री तक उस चंद्रमा का प्रभाव रहा, और जब हम आगे गए तो कन्या राशि के 4 डिग्री तक प्लस अगले राशि में चले गए। जब अगले राशि में गए तो वहां पे जाकर के तुला राशि के 11 डिग्री तक, तुला राशि के 11 डिग्री तक चंद्रमा का प्रभाव रहा, और पीछे की तरफ कन्या राशि के आपके 11 डिग्री तक प्रभाव रहा। तो 26 डिग्री चंद्रमा से पीछे की तरफ गए तो कन्या राशि के 11 डिग्री तक चंद्रमा का प्रभाव रहा, और आगे गए तो तुला राशि के 11 डिग्री तक पहुंच गए। तो चूंकि वो चले अगले भाव में गए हैं तो फल उधर का ज्यादा देंगे, लेकिन बॉर्डर पे हैं, तो अब यहां पे आप कह सकते हैं कि 55% उधर का फल देंगे, 45% इधर का देंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र पीछे भी कन्या राशि के 11 डिग्री तक है, और कन्या राशि के 25 डिग्री के जो भीतर का पोर्शन है वो लगन पोर्शन में आ रहा है। तो जिसके फलस्वरूप उनका फल देने का झुकाव अगले भाव तरफ ज्यादा होगा, लेकिन वो इस भाव पर भी फल देंगे, तो 60-40 का रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा अगले भाव में शिफ्ट हो गए तो जितना ज्यादा वो अगले भाव में या पिछले भाव में शिफ्ट होंगे तो उनका झुकाव फल देने का उसी तरफ ज्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। अब मित्रों, ये बहुत सारा टेक्निकल पोर्शन है, हम लोग को इजी कॉन्सेप्ट क्या समभाव चलित फॉलो करना है। अब प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, प्रस्तुत उदाहरण एक सेलिब्रिटी की कुंडली है, बहुत फेमस कुंडली है। इनका अगर हम बात करें तो जन्म इनका हुआ था, आप देखें तो इनका जो प्रस्तुत उदाहरण ले रहे हैं इसमें इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917। 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। जो जन्म का समय था वह 11:11 11:11 PM इनका जन्म था। 11:11 PM पे इनका जन्म हुआ था, और इलाहाबाद में जन्म हुआ था इनका। तो इनकी प्रस्तुत कुंडली बहुत ही फेमस महिला है, ये बहुत ही इनकी जो कुंडली अगर आप देखेंगे तो इनकी लगन कुंडली में ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा आपको सप्तम भाव में दिखा रहा है। ये लगन कुंडली है उन महिला की जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ, 11:11 PM पे हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और इनकी लगन कुंडली में आप देखेंगे तो चंद्रमा सप्तम भाव में है। ये कर्क लगन की कुंडली है प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, जिसमें चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, और राहु और केतु देखिए, राहु आपके 6ठे भाव में है, केतु 12वें भाव में, नीच राशि में। लेकिन हमने जब भाव चलित कुंडली देखी, अगर ये लगने से सप्तम भाव में था तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा था, अपने पति के झुकाव को दर्शाता है। लेकिन जब हमने भावचलित कुंडली देखी मित्रों, इनकी जब हमने भावचलित कुंडली देखी महिला की, तो देखिए यहाँ पे लग्नेश ये कर्क लगने की कुंडली थी, तो कर्क लगने की कुंडली में देखिए चंद्रमा 6ठे भाव में आ गए। ये जब हमने भावचलित कुंडली देखी, लगन कुंडली में फिक्स रूल है राशि चक्र को फॉलो करना है, और भावचलित कुंडली भाव पकड़ के चलता है, राशियों को पकड़ के नहीं चलता, उसको भाव से मतलब है। एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए ग्रहों की, डीपर लेवल पे ग्रहों की पोजीशन नहीं चाहिए, भावचलित भाव पकड़ता है। तो लगन कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में था, भावचलित में 6ठे भाव में आ गया। फलस्वरूप क्या हुआ कि जातक को, जो महिला थी, उनका जीवन काफी संघर्षों में बीता, काफी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, उनको चैलेंजेस को उन्होंने डिफीट किया, क्योंकि लग्नेश 6ठे भाव में आ गए तो उनको होल लाइफ चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को बीट करना पड़ा, चैलेंज को फेस करना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा। और देखिए इनकी कुंडली में राहु जन्म कुंडली में 6ठे भाव में था, केतु 12वें भाव में था, नीच राशि में। लेकिन जब हम भावचलित कुंडली देखते हैं तो राहु आ गया इनकी कुंडली में 5वें भाव में, और केतु चला गए आपके 11वें भाव में। तो जब राहु कुंडली के 5वें भाव में चला गया तो इसकी 9वीं दृष्टि का प्रभाव लगन पे भी आ जाएगा। और इनकी जो कुंडली थी, इसमें ध्यान दीजिएगा, इनकी जो जन्म कुंडली थी, इनकी जन्म कुंडली में लगन भाव में अष्टमेश शनि बैठे हुए हैं, सप्तमेश और अष्टमेश शनि बैठे हुए हैं, जो कि मार्केश है। और इनकी लगन कुंडली में भी, इनकी जो भावचलित कुंडली बनी तो यहाँ पे भी शनि लगन में बैठे हुए हैं, और इनके 6ठे भाव में लग्नेश चले गए, जिनके फलस्वरूप इनके जीवन में काफी स्ट्रगल्स करना पड़ा। अलबत्ते इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, सफलता मिली, लेकिन कब स्ट्रगल को फेस करने के बाद, चैलेंजेस को फेस करने के बाद, उन्हें बीट करने के बाद इनको तब सफलता मिली। अब मित्रों, तो इनको होल लाइफ यहाँ पे लग्नेश 7वें भाव में था, जो कि बहुत रसिक वाला जीवन की ओरिएंटेशन करता है। लेकिन ये भावचलित कुंडली में लग्नेश आ गया 6ठे भाव में, जिसके चलते जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, पूरी होल लाइफ स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने में बीती। और मित्रों,
31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 का इनका देहांत हुआ। और जिस समय देहांत हुआ उस समय इनके ऊपर शनि की महादशा थी और राहु की अंतर्दशा थी। अब देखिए इनके अगर हम लगन कुंडली की बात करें तो शनि यहाँ पे लगन कुंडली में आ गए हैं। शनि कर्क लगन कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश है जो कि मार्केश है। और मृत्यु कब हुई? शनि की महादशा में, शनि मार्केश है। 31 अक्टूबर 1984 को एक आतंकवादी हमले में इनकी मृत्यु हुई इस महिला की। तो ये काफी प्रसिद्ध महिला है। और शनि की महादशा में जो शनि मार्केश है तो और राहु की अंतर्दशा में ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली में राहु लगन कुंडली में छठे भाव में है, लेकिन भाव चलित कुंडली में राहु आ गया पंचम भाव में, तो जिसकी नवम दृष्टि लगन पे आ रही है। एक तो अगर हम भाव चलित कुंडली देखें तो लग्नेश आ गया छठे भाव में जो जीवन में संघर्षों को इंडिकेट करता है, प्लस राहु, अब देखिए राहु आ गया पंचम भाव में, यहां राशि नहीं चेंज होगी, राशि वही धनु ही रहेगी, लेकिन धनु राशि का कुछ पोर्शन पंचम भाव में चला गया है। उसी प्रकार केतु जो आपके 12वें भाव में थे, केतु आ गया आपके 11वें भाव में, उनकी राशि नहीं बदलेगी, राशि वही रहेगी मिथुन राशि। केतु आ गए 11वें भाव में, लेकिन केतु वो मिथुन राशि में है, ना कि ये वृषभ राशि में है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रह अगर आगे पीछे जाते हैं उनकी राशि बदलती, राशि नहीं बदलती। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि भावचलित कुंडली में आप राशियों के नंबर्स ना लिखे, सिर्फ ग्रहों की पोजीशनिंग लिखें। अब देखिए नीच राशि का राहु चला गया पंचम भाव में, जिसकी नवम दृष्टि से लग्न प्रभावित होगा। तो जो कि नवम दृष्टि से लग्न प्रभावित हुआ, आप देखिए 31 अक्टूबर 1984 को इस महिला की आतंकवादी हमले में मृत्यु हुई। अब उसमें देखिए जो महादशा थी शनि थी, और शनि की कुंडली में लगन में ही जन्म कुंडली बैठे हुए हैं, शनि की महादशा चली और शनि मार्केश, और उसके अंदर राहु की अंतर्दशा थी 29। जब हमने इनकी डेथ वाली डेट पे चेक किया तो राहु की उस समय अंतर्दशा थी, और राहु इनके भाव चलित कुंडली में पंचम भाव में आ गया, जो कि नवम गुण दृष्टि से लगन को देख रहा है। तो और राहु नीच राशि में है, तो देखिए दोनों ग्रह मेलेफिक, शनि मार्केश है उनकी महादशा थी और राहु का लगन पे प्रभाव है। राहु लगन भाव चलित कुंडली में पंचम भाव में आ गए, जो कि नवम गुण दृष्टि से लगन को प्रभावित कर रहे थे, जिसके फल स्वरूप शनि की महादशा और राहु की अंतर्दशा में 31 अक्टूबर 1984 का एक आतंकवादी वारदात में इनकी मृत्यु हुई। और चूंकि लग्नेश यहाँ पे सप्तम भाव में दिख रहा था, रसिक जीवन बीतना चाहिए था, वो रसिक जीवन ना बीत करके संघर्षों में जीवन बीता, संघर्षों को हैंडल करने में जीवन बीता। क्यों? क्योंकि भाव चलित कुंडली में लग्नेश छठे भाव में आ गए थे। उसी प्रकार नीचे एक महिला की कुंडली है, ये भी एक सेलिब्रिटी है। आप देखेंगे कि इनकी कुंडली में ये धनु लगने की कुंडली है और सप्तम भाव में आ रही है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। जब हमने इनकी इस पोजीशनिंग को अपने भाव चलित कुंडली में देखा तो सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन को इंडिकेट करता है, उसके स्वामी बुध चलित कुंडली में 12वें भाव में चले गए। तो यहां पे सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में था। अलबत्ते इनके अफेयर्स हुए 2-3 और इनको वैवाहिक जीवन का सुख मिला, लेकिन इनकी शादी होने के कुछ महीने बाद ही हस्बैंड एक्सपायर कर गए। तो ये लगन कुंडली से शायद यहाँ पे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर ना हो, लेकिन जब हमने भाव चलित कुंडली देखी तो ये चूंकि धनु लगन की कुंडली है, इसमें सप्तम भाव में आ रही मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, वो हमने जब भाव चलित में देखा तो वो बुध चले गए आपके 12वें भाव में। तो सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में ना होकर के भाव चलित कुंडली में 12वें भाव में चला गया, तो फलस्वरूप इनको अपने पति का वियोग झेलना पड़ा और शादी के कुछ ही महीने उपरांत इनके पति का देहांत हुआ। प्रस्तुत महिला की डिटेल है, आप देख सकते हैं। 10 अक्टूबर 1954 का इनका जन्म है, मद्रास में जन्म हुआ। 11 बजे सुबह इनका जन्म है। ये डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफर्म कर लें। जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1954, मद्रास का जन्म है 11 बजकर के सुबह। हम लोग जब इसी कुंडली को श्रीपति भाव चलित से देखते हैं तो बुध आपको 11वें भाव में ही मिलेगा। जब हम श्रीपति भाव चलित की पद्धति को अपनाते हैं तो ये यहाँ पे बुध आपको 11वें भाव में दिखाई देगा। देखिए जब हम सम भाव चलित की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो ये बुध आपको 12वें भाव में दिखाई देगा। मैं तो बहुत थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, थोड़ा आपको अगर एक बार में क्लियर नहीं आता तो मेरी वीडियोस को आप 1, 2 या 3, 4 बार देखें जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में भाव चलित के ऊपर जब लोगों ने चर्चा की
अलबत्ते इस पर डिटेल में एक बार पहले भी डिस्कशन हो चुका है, कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे भी चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।